वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्श निशाना में फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आज उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे प्यारे जानका का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, तो सबसे पहले उनको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे जानका। आज दिन में बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन खुश हूँ आज। जब से मैंने इंस्टाग्राम खोला है, कुछ भी खोला है, बस जानका की रीलें आ रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। इसी अवसर पर मैं ये एफ लेकर आ रही हूँ, तो आई होप कि आपको ये एफ पसंद आएगा। तो आइए एफ को स्टार्ट करते हैं। वैसे एफ का जो नाम है वो मैंने 2 से 3 नाम सोच रखे हैं। मैं जब इसको अपलोड करूँगी तब सोचूंगी कि इसको कौन सा नाम देना है। फ़िलहाल के लिए इसको जो है इसका नाम मैं अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नाम सूटेबल लग रहा है। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि इससे भी अच्छा नाम मिल सकता है तो मैं वो रख दूँगी। फ़िलहाल के लिए हमारी इस एफ का नाम है अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड। ये स्टोरी होगी बिट्रेयल की, स्टोरी होगी वन साइडेड लव की, एंड बहुत सारे पेन की, बीच में स्वीट मोमेंट्स की, थोड़े से फन की, फिर से सेपरेशन की, एंड फिर जाकर एक दूसरे से मिलने की। तो इसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। स्टोरी वांगशन होगी या शान होगी, आपको धीरे धीरे एफ में पता चलेगा, क्योंकि ये मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकती। आपको धीरे धीरे एफ में पता चलता जाएगा। और अगर आप इसका ये पार्ट सुन रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये स्टोरी शानमुंग होगी या वांगशन होगी। ओके, तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के जियांग क्लेन से, जो कि जैसे कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में और सेक्ट हैं और राज्य हैं, वैसे ही जियांग राज्य भी हैं। जियांग राज्य में भी फ़िलहाल जो रूल करते हैं वो जियांग फेंग मियान है, जो कि अपनी क्वीन मैडम यू के साथ जियांग राज्य पर रूल करते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा जियांग होशियान है, जो कि खुद को विभूषण बुलाना पसंद करता है। विभूषण जियांग फेंग मियान का पहला बेटा है। एक्चुअली विंग जो माँ है कांगसी सेरन, उनकी वो फेंग मैन की फर्स्ट वाइफ थी। जब वुजान का बर्थ हुआ था उसी वक्त चांगसी सेरन की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वुजान के बर्थ के साथ ही विंग के पास कोई माँ नहीं थी। जियांग फेंग मियान और विंग की जो माँ थी वो क्लाउड सीजर्स में मिले थे और एक दूसरे के प्यार में पड़े। पहले वो दोनों फ्रेंड्स बने, उसके बाद एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। उसके बाद उन दोनों ने अपनी फैमिली वालों को बताया और उन दोनों की फैमिली वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए विंग की जो ग्रैंड मदर है बाओशन सेरन, जिनकी चांग सेरन बेटी है, उन्होंने जियांग फेंग मियान के पेरेंट्स ने मिलकर उन दोनों की शादी करवा दी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और लोग जियांग फेंग मियान और कांग सेरन के प्यार की मिसालें दिया करते थे। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लगी या फिर किसका कर्ज लगा, विंग के पैदा होने के साथ ही कांग सेरन की मौत हो चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा सडन था, बहुत अचानक हुआ था। किसी ने ये चीज़ एक्सपेक्ट की ही नहीं थी। सब लोग बहुत खुश थे कि उनकी जो एम्प्रेस है वो उनके हायर को जन्म देने वाली है। जियांग फेंग मियान तो इस आर्ट के सबसे हैप्पीएस्ट मैन थे। उनके पास सब कुछ था, उनके पेरेंट्स थे, एक लविंग वाइफ थी और अब उनका बेबी भी आने वाला था। तो फेंग मियान को ऐसा लगता था कि वो इस अर्थ पर सबसे हैप्पी पर्सन है। लेकिन फेंग मियान के वो हैप्पीनेस ज़्यादा दिन तक रुकी नहीं, क्योंकि अचानक कांग सेरन की मौत हो गई। अब विंग जो है वो अकेला रह गया था। विंग एक न्यूबॉर्न बेबी था। न्यूबॉर्न बेबी को अपने दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से कांग सेरन एक ओमेगा थी, तो उसके फेरामोन्स की ज़रूरत विंग को बहुत ज़्यादा थी। विंग खुद एक ओमेगा था, वो थोड़ा वीक पैदा हुआ था, तो उसे अपनी माँ के फेरामोन्स की, अपने फादर की फेरामोन्स की ज़रूरत थी। लेकिन चूँकि चांगसी सेरन की मौत हो चुकी थी, तो अब उसकी ओमेगा मदर के फेरामोन्स विंग के पास नहीं थे और फेंग मियान भी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे, क्योंकि कांग सेरन का पहला प्यार थी। वो कांग सेरन से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और जब उनकी अचानक मौत हो गई तो वो लिटरली डिप्रेशन में चले गए थे।
यहाँ तक कि वो विंग को अवॉइड करने लगे थे क्योंकि वो अपने पत्नी के मरने के गम से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। लेकिन फेंग मैन के पेरेंट्स ये सब देख रहे थे, वो देख सकते थे कि उनका ग्रैंडसन किस किस चीज़ से गुजर रहा है। पहले तो उसकी माँ नहीं रही और अब उसके फादर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इसलिए उस फेंग मैन के जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक रिश्ता फेंग मैन के लिए ढूंढा जो कि यूसेक्ट की यूजीवान थी। यूजीवान भी फेंग मैन कांगसेरन के साथ क्लाउड सोर्सेस में पढ़ा करती थी। वैसे तो वो फेंग मैन को पसंद करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि जियांग फेंग मैन लव्स कांगसेरन तो फिर उन्होंने अपने फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर ही रख लिया। वो कांगसेरन की बहुत अच्छी दोस्त थी और इसके साथ कांगसेरन की दोस्ती के साथ ही फेंग मैन मैडम फेंग मैन की भी बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी और ये बात कहीं ना कहीं जियांग फेंग मैन के पेरेंट्स जानते थे। इसीलिए कांगसेरन के जाने के बाद विंग अकेला न पड़े, विंग बिना माँ के न जिए, इसीलिए उन्होंने यू राज्य में एक रेड स्क्रॉल भेजा मैरिज प्रपोजल जियांग फेंग मैन के लिए। और ये बात जियांग फेंग मैन को जब पता चली थी तो वो अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़ था क्योंकि वो अपनी लेट वाइफ से बहुत प्यार किया करता था। लेकिन फिर फेंग मैन की माँ ने उसे समझाया कि फेंग मैन के कंधों पर सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, फेंग मैन के कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, उसके बच्चे की जिम्मेदारी है। फेंग मैन हाँ कांगसेरन के जाने का दुख कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीना छोड़ देगा या फिर वो अपनी सेक्ट की जिम्मेदारी को छोड़ देगा। फेंग मैन ऐसा नहीं कर सकता, उसके कंधों पर जिम्मेदारी है जिसे उसे निभाना होगा। वो एक फादर है और उसे अपने बच्चे पर ध्यान देना होगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी फेंग मैन और मैडम यू की शादी करवा दी गई। मैडम यू फेंग मैन को पसंद करती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि फेंग मैन जो है वो कांगसेरन से बहुत प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। तो मैडम यू ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। मैडम यू ने फेंग मैन से कह दिया था कि वो इंतज़ार करेगी, जब तक इंतज़ार करेगी तब तक फेंग मैन को टाइम चाहिए, जितना हो सके फेंग मैन टाइम ले सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैडम यू लाइफ टाइम फेंग मैन का इंतज़ार करेगी और उसका प्यार लेकर वो बस मर जाएगी। ये बात मैडम यू की फेंग मैन को अच्छी लगी थी। और रही बात विंग की, तो मैडम यू विंग को अपने बेटे से ज़्यादा प्यार किया करती थी क्योंकि वो जानती थी कि कांगसेरन एक तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, तो वैसे ही विंग और उसका रिश्ता पहले ही बहुत अच्छा था। कांगसेरन और मैडम यू का रिश्ता अच्छा था, इससे ही मुझे पता चला था कि जब विंग पैदा आया था तो वो बहुत खुश हुई थी और अब जब वो खुद विंग की माँ बनी है तो वो विंग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार किया करती थी। बहुत सालों के बाद धीरे धीरे फेंग मियान का जो दिल था वो धीरे धीरे उस कैद से बाहर आने लगा जिस चीज़ से उसने अपने अंदर कैद कर रखा था। फेंग मियान ने सोच लिया था कि वो कभी भी कांगसेरन के अलावा किसी और से प्यार नहीं करेगा, लेकिन मैडम यू की काइंडनेस ने, मैडम यू के उस प्योर नेचर ने, मैडम यू के उस प्योरिटी ने फेंग मियान को लुभाया था, फेंग मियान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। एंड कब फेंग मियान मैडम यू से प्यार करने लगे उन्हें खुद ही पता नहीं चला था। हाँ, वो अपने पहले प्यार को तो नहीं भूल सकते थे, लेकिन लाइफ आगे चलती रहती है, लाइफ में मूव ऑन करना ज़रूरी होता है, तो फेंग मियान ने भी मूव ऑन किया था। और अब जियांग फेंग मियान एंड क्वीन मैडम यू के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा जियांग हुशियान था जो कि फ़िलहाल 20 साल का था। उससे छोटा था जियांग चेंग जो कि 18 साल का था एंड वो थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड था, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। वो खुद भी ओमेगा था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो गुस्सेल था। आधे से ज़्यादा बात, उसका मूड हमेशा ख़राब ही रहता था। और उन दोनों की छोटी बहन थी जियांग यानली जो कि एल्फा थी, वो भी 14 साल की ही थी और सभी लोग यानली को पसंद किया करते थे। और उन दोनों भाइयों में यानली एक एल्फा थी, तो अलग इम्प्रेशन था यानली का उन दोनों के बीच में। यानली भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी एंड दुनिया के लिए सब कुछ ठीक था। मैडम यू अपने तीनों बच्चों से बराबर प्यार करती थी और ये फिर कहे कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगता था कि मैडम यू जो है वो जियांग चेंग एंड जियांग यानली से भी ज़्यादा व्यूशन से प्यार करती हैं, लेकिन मैडम यू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि उससे अपने दिल से पता है कि वो अपने तीनों बच्चों को बराबर प्यार करती हैं, इसीलिए उसे इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। पिछले कई सालों से जियांग फेंग मियान और मैडम यू जियांग यार्जी को संभालते आ रहे हैं और सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जितनी लोग रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही पीठ पीछे बातें भी करते हैं। फिलहाल
जियांग राज्य थे वो उसमें थोड़ा खुशी का माहौल था, क्योंकि जियांग राज्य के जो बड़े राजकुमार हैं उनकी शादी तय हो चुकी थी लेन क्लेन के होने वाले लीडर या फिर फिलहाल के क्राउन प्रिंस लेन शिचेन से। विभूषण और लेन शिचेन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब जियांग फेंगमैन की तरफ विंग भी क्लाउड स्टेशंस में पढ़ने गया था, उस वक्त विभूषण की मुलाकात हुई थी लेन शिचेन से। दोनों में दोस्ती हुई और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को ही पता नहीं चला। लेन शिचेन एक अल्फा थे, वही विंग एक डोमिनेटिंग ओमेगा था। दोनों ही एक दूसरे से प्यार किया करते थे। ये बात जब दोनों परिवारों के सामने आई थी तो वो उन्हें थोड़ा शौक लगा था, लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे से बात की और उन दोनों की शादी फिक्स की थी। 2 साल हो चुके थे जब वो लोग क्लाउड स्टेशन से वापस आए थे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर और 2 साल के बाद अब जाकर उन दोनों की शादी फिक्स हुई थी। आज से लगभग 1 हफ्ते बाद उन दोनों की शादी थी। हमें जियांग राज्य का एक लेक दिखाया जाता है और उस लेक के किनारे पर 2 लोग बैठे हुए थे। एक अपने शरीर से अल्फा लग रहा था और दूसरा एक उसके साथ ओमेगा बैठा हुआ था। उस ओमेगा का सिर जो है उस अल्फा के शोल्डर पर था और उस ओमेगा ने उस अल्फा के एक राइट आर्म को टाइटली होल्ड कर रखा था। दोनों ही बस उस लेक की तरफ देख रहे थे। आसपास का माहौल बहुत पीसफुल था। तभी उस अल्फा ने उस ओमेगा की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी और वो इस पीसफुल एनवायरनमेंट का मज़ा ले रहा था। साथ ही अपने अल्फा के जो वो कमिंग फेरामोन्स जो कि लेंसचेन रिलीज़ कर रहे थे उनसे भी उसे बहुत पीसफुल वाइब्स आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वेइंग खुद को बहुत लकी मानता है। उसे ये बात पता है कि मैडम यू उसकी स्टेप मदर है, उसकी रियल मदर नहीं है, लेकिन कभी मैडम यू ने उसे अपनी असली माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। तो अब वेइंग को लगता ही नहीं है कि उस मैडम यू उसकी असली माँ नहीं है। कभी कभी तो वेइंग को ऐसा लगता है कि मैडम यू जियांग चेंग से ज़्यादा उससे प्यार करती है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। वो उसको बहुत लकी मानता है। उसके पास एक लविंग फादर है, एक लविंग मदर है, साथ ही उसके दोनों सिबलिंग्स छोटे सिबलिंग्स हैं जो भी उससे बहुत प्यार करते हैं। और अब तो उसके पास एक अल्फा भी है जो उससे प्यार भी करता है और उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट भी करता है। लेंशिचेन ने ये देखकर उनके फेस पर स्माइल आ गई थी कि उसका ओमेगा कितना पीसफुल है। इसीलिए उन्होंने विंग के चेहरे पर जो बाल आ रहे थे उनको विंग की कान के पीछे टक किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आशान। विंग जैसे ही अपना नाम सुना उसने अपनी आंखें खोली और लेंशिचेन की तरफ देखा। लेंशिचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है, तुम खुश तो हो ना? यह सुनकर विंग ने लेंशिचेन की तरफ देखते हुए कहा, अल्फा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इस पर लेंशिचेन ने कहा, मेरा मतलब है कि तुम अभी भी बहुत छोटे हो। वैसे मुझे तुम्हारा इंतज़ार करते हुए बहुत टाइम हो चुका है और मैं तो बस चाहता हूँ कि अब मैं बस तुम्हें अपने साथ निकलने ले जाऊँ और तुम्हें क्लेम कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम शादी को और डिले कर सकते हैं। यह सुनकर विंग ने लेंशिचेन की तरफ देखा। ये अल्फ़ा सबसे अलग है, या फिर कहे कि लेनक्लेन के जो अल्फाज है वो सच में अलग ही है। कल्टिवेशन वर्ल्ड में और जो अल्फ़ा होते हैं वो ओमेगाओं को बस क्लेम करना चाहते हैं। जैसे ही ओमेगा 18 ईयर ओल्ड होता है या उससे ऊपर होता है तो उसके लिए रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं एंड वो 19 साल का तक नहीं होता, बस उसकी शादी करवा दी जाती है। और विंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन लेंशिचेन ने सबके सामने कहा था, जिस वक्त उनका रिश्ता तय हुआ था सबके सामने कहा था कि विंग अभी छोटा है, वो अभी थोड़ा सा मासूम है, तो उसे थोड़ा मैच्योर होने दे, उसकी एज तक आने दे, तब वो दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अगर थोड़ा लेट शादी करेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ विंग के दिल को सच में फ्लैटर कर जाती है कभी कभी एंड वो बहुत खुश है। उसने लेंशिचेन की तरफ देखते हुए कहा, अल्फ़ा आपने मुझे पहले ही इतना सारा टाइम दे दिया है एंड अब मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़ैसला है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो आप अब ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अभी भी छोटा हूँ, और आपको लगता है कि मैं भी छोटा हूँ तो आप मेरे साथ स्वॉर्डमैनशिप कर सकते हैं। अभी पता चल जाएगा कि मैं छोटा हूँ या नहीं। ये सुनकर लेंशिचेन चकल करते हैं और वो विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे आशियान। ये सुनकर वूजियान ने मुस्कुराते हुए कहा, और आपको तो मैं ऐसे ही पसंद हूँ। ये सुनकर लेंशिचेन ने विंग के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, तुम सबसे अलग हो।
ये सुनकर वुशियान ने कहा, वो तो मैं हूँ और आप भी सबसे अलग है। आपको पता है मैंने आपसे ज़्यादा अच्छा अल्फ़ा आज दिन तक नहीं देखा। एक बात कहूँ तो आप दोनों भाई सबसे अलग हो। ये सुनकर लिएनशियन ने कहा, दोनों भाई? इसका क्या मतलब है? इस पर विंग ने कहा, आप मुझसे प्यार करते हो और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, तो इस नाते आप मेरे अल्फ़ा हो। अगर आप चाहते तो आप 2 साल पहले मुझसे शादी कर सकते थे जब मेरी एज 18 ईयर हुई थी, लेकिन आपने मुझे टाइम दिया, मुझे समझने का टाइम दिया, हमारे बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूत बनाने का टाइम दिया। आप मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हो, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप तो अलग हो ही, साथ ही आपका भाई लंजा वो भी सबसे अलग है। वो आपको पता है, ये बोलते हुए विंग ने फिर से लेंशियन के शोल्डर पर अपना सिर रख लिया था और उसने अपने फिंगर्स को लेंशियन के फिंगर्स के साथ इंटरवाइन कर लिया और सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, जब मैं पहली बार क्लाउड विशेष आया था तो मैं सच में लंजा को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसका फेस हमेशा हमेशा कोल्ड ही रहता था और मुझे लगता था कि अगर मैं लंजा के सामने भी जाऊँगा तो वो अपनी आँखों से ही मुझे बस जमा देगा। ये बोलते हुए विंग चकल कर रहा था और फिर उसने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन जब मैंने उसे जाना, जब मैंने उससे दोस्ती की, जो कि वो आसानी से मेरे साथ कर नहीं रहा था, लेकिन जब उसने मेरे साथ दोस्ती की तो मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ वो कोल्ड बाहर से दिखाता है, अंदर से उसका हार्ट भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद हमारी दोस्ती, और वो भी ओमेगा की रिस्पेक्ट करता है, वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और वो इस दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आपको पता है, वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन लंजा उन सब में सबसे ज़्यादा स्पेशल है। ये सुनते हुए लेंशिचेन थोड़ी सी अजीब सी निगाहों के साथ विंग की तरफ देख रहे थे। ऑफ कोर्स लेंशियन एक अल्फा थे और उसका ही ओमेगा उसके भाई की तारीफ उसके सामने कर रहा है, तो ये लेंशियन को थोड़ा पसंद नहीं आया और इसलिए उसके फेरोमोन्स में भी थोड़ा चेंज हुआ था। जो कि पहले प्रेजेंट थे और वो थोड़े से जेलिसी वाले एंगर दिखा रहे थे। ये फील होने के साथ ही विंग ने शिचेन की तरफ देखा और कहा, शिचेनगा क्या हुआ? आप आपके फेरोमोन्स? ये सुनकर लेंशियन ने विंग की आंखों में देखा। उसने विंग की नेक के पीछे हाथ को किया और उसे थोड़ा अपना क्लोज खींच लिया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। लेंशियन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वुशियान, मैं जानता हूँ कि वांगजी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ये आखिरी बार है जब तुमने किसी और अल्फा के तारीफ़ मेरे सामने की है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरी तारीफ़ मेरे सामने किसी और की तारीफ़ करो। इसीलिए याद रखना, तुम चाहो तो लंजा से जाकर बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं भी अपने भाई को भी जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी जब तुम किसी और की तारीफ मेरे सामने करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बोलते हुए लेंशियन की आवाज़ से डोमिनेंस झलक रही थी, एक पोजीशन झलक रहा था, जैसे एक राइट झलक रहा था, जैसे वो विंग को बताना चाहता हो कि विंग किससे बिलोंग करता है, विंग उसका है, तो विंग उसके सामने किसी और अल्फा की तारीफ नहीं कर सकता। और ये सुनकर विंग लेंशियन की तरफ देखता है एक पल के लिए, तो वो थोड़ा सा सिहर गया था, लेकिन फिर जब उसे रियलाइज़ हुआ कि अल्फाज होते हैं, अल्फाज अपने ओमेगा के लिए थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, अपने मेट के लिए पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उसने मुस्कुरा अपनी वही सिग्नेचर बनी स्माइल देते हुए कहा, शिचेनगा अल्फ़ा, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और लंजाबस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो आपको अपने ही भाई से रिलेशन होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 1 हफ्ते की ही तो बात है, फिर हमारी शादी हो जाएगी, फिर तो मैं सिर्फ आपका ही होने वाला हूँ। ये सुनकर लेंशियन के फेस पर भी एक स्माइल थी। वो थोड़े से आगे बढ़े और ये फील होने साथ ही विंग हल्का सा पीछे हटा और ये देख कर लेंशियन थोड़े से आगे बढ़े, उन्होंने विंग के फोrehead पर किस किया। उसके बाद वो थोड़ा पीछे हट गए थे। वो एक दूसरे से प्यार बहुत दिनों से करते हैं, लेकिन विंग और लेंशियन ने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की है, यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट किस तक शेयर नहीं किया है। लेंशियन अपने सेक्स के रोल को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, तो उनका मानना है कि शादी से पहले ओमेगा और अल्फ़ा अपने लिमिट्स में रहे तो अच्छा है। आई मीन शादी के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, शादी के बाद तो लेंशियन जो चाहे विंग के साथ कर सकता है। आई मीन कुछ भी करे, उनका वो कपल मैटर है, लेकिन शादी से पहले लेंशियन कंफर्टेबल नहीं है और ये चीज़ विंग भी कहीं ना कहीं समझता है। विंग खुद भी कंफर्टेबल नहीं है इन सब चीज़ों में। विंग दिखता फ्लर्टियस है, वो सबके साथ फ्लर्ट करता भी, ओमेगा होकर भी वो किसी भी अल्फा के साथ फ्लर्ट कर लेता है, लेकिन किस हग्स, कडल या फिर जो इंटिमेट जो थिंग्स होती है, इनसे विंग खुद
थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया था कि शादी के बाद ही वो अपना फर्स्ट किस शेयर करेंगे। वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे, दोनों ही अपना जो पीसफुल टाइम थे वो एंजॉय कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, एक दूसरे के फेरोमोन्स में थे, दोनों के फेरोमोन्स एक साथ मिलकर एक दूसरे को घेरे हुए थे। लेकिन टू पेयर ऑफ आइज इन दोनों को देख रही थी, जो कि दोनों में ही अलग अलग इमोशंस थे। एक पेयर ऑफ आइज जो देख रही थी उनमें खालीपन था, उनमें हर्ट था, उनमें पेन था, लेकिन उनमें कहीं भी नफ़रत नहीं थी या कहीं भी गुस्सा नहीं था। बस उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी और उसकी आंखें लॉन्गिंग के साथ उन दोनों को देख रही थी। वहीं एक पेयर ऑफ आइज थी, उनमें हर्ट भी था, उनमें गुस्सा भी था, उनमें नफ़रत भी थी और एक अजीब सी जेलसी भी थी। और ये चीज़ उस इंसान के जो फेरोमोन्स है उनको भी आसपास फैला रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस तो फील नहीं कर सकते थे, ना ही लेंशियन और विंग उनकी प्रेजेंस फील कर सकते थे। लेकिन वो इंसान जो कि गुस्से, नफ़रत और जेलसी से इन दोनों को देख रहा था, उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी और वो फिर वहाँ से गुस्से में ही निकल जाता है। वही वो इंसान जो उसी पेन, खालीपन एंड लॉन्गिंग लव के साथ उन दोनों को देख रहा था, वो भी धीरे से वहाँ से बिना कोई आवाज़ किए बस निकल जाता है। उसके बाद लेंशियन और उसका भाई लेन वांगजी जो उसके साथ युन आया था, उन्हें कुछ गिफ्ट्स युन में पहुँचाने थे वेडिंग के रिलेटेड। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। विंग लेंशियन को और वांगजी को बाय बोलने के लिए किनारे पर आया था। उनके जाने के बाद विंग जब वापस आ रहा था तो उसे जियांग चेंग मिला। जियांग चेंग को देखकर विंग तुरंत उसके पास गया और उसकी नेक में हमेशा की तरह अपना हाथ डालते हुए कहा, चेंग चेंग तुम कहाँ से आ रहे हो और आज पूरा दिन तुम मुझे दिखे ही नहीं। ये सुनकर जियांग चेंग ने अनोइड फेस बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखूंगा कहाँ से, तुम तो अपने उस सून टू बी हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो तुम्हें और कौन दिखेगा। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, क्यों जियांग चेंग तुम्हें जेलसी हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास अभी तुम्हारा अल्फा नहीं है। ये सुनकर जियांग चेंग ने एक अजीब तरीके से विंग की तरफ देखा, लेकिन विंग अपने ही फन में थोड़ा इन्वॉल्व था, तो उसने जियांग चेंग उन गेज को फील नहीं किया। तभी जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पास तो है और एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, एक हफ्ते बाद तुम हम सबको छोड़कर चले जाओगे और तुम अपने अल्फा के साथ इतना टाइम बिताने में इतने क्यों बिजी हो। हमारे साथ टाइम बिताओ, माँ बाबा यानी हम हमारे साथ टाइम बिताओ। नहीं, तुम्हें तो अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना है, एक हफ्ते बाद भी तुम उसके साथ चले जाओगे। वो मुझे लगता है वो अभी से तुम्हें हमसे छीन कर ले गया है। ये बोलते हुए जियांग चेंग के आवाज़ में थोड़ा सा हर्ट था। ये सुनते हुए विंग ने जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहा, ओ तुम मेरा भाई मुझे मिस करेगा। चेंग चेंग मैं भी तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, और रही बात मतलब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो ठीक है, आज से एक हफ्ते तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ये सुनकर जियांग चेंग ने बस अपनी आंखें रोल की और उस पूरे हफ्ते जैसा कि विंग ने वादा किया था उसने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था। और अब वो दिन था जिसके अगले दिन शादी होने वाली थी। विंग अपने रूम में था और उसके जो कपड़े थे जो भी लेन क्लेन्स के साथ जाने वाले थे उनको पैक किया जा रहा था। विंग के साथ यानली और जियांग चेंग दोनों ही थे और उसकी मदद कर रहे थे। विंग बहुत ही खिलखिलाकर खुश था, मतलब वो खिलखिलाकर बात बात पर हंस रहा था। जब भी वो लेन कोई बात कर रहा था तो वो हंस रहा था। शिचन के अकॉर्डिंग अगर शिचन से रिलेटेड कोई बात आ जाती थी तो उसको भी वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिवली लेकर वो बहुत खुश लग रहा था। और जियांग यान ने जब अपने भाई को देखा तो उसने विंग के पास आते हुए कहा, गागा क्या आप सच में मुझे हमें छोड़कर चले जाओगे। ये सुनकर विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, जब भी तुम मुझे मिस करोगे मुझे बस एक लेटर लिख देना और मैं तुरंत वापस यहाँ पर आ जाऊँगा। यह सुनकर यानी ने पाउट करते हुए कहा, आप सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। माँ ने कहा था कि एक बार जब किसी ओमेगा की शादी हो जाती है तो वो बस अपने अपने इन लॉज के वहाँ चला जाता है और फिर बहुत दिनों बाद वापस आता है, और आप भी ऐसा ही करोगे। आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमें छोड़ कर चले जाओगे। ये बोलते हुए यानी की आंखें नम हो गई थी और विंग की आंखों में आंसू थे। ऑफकोर्स वो खुश था कि वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी हो रही है, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो बस दिखा रहा है कि वो खुश है या फिर वो किसी को और दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन वो जानता है कि सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उसने यानी को हक करते हुए कहा,
सिली गर्ल, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और माँ से तो मैं बात कर लूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं एक बार जाने के बाद वापस नहीं आऊँगा? ये मेरा भी घर है। और हाँ खबरदार, अगर किसी ने मेरे रूम को लेने की कोशिश की तो जब भी मैं आऊँगा मैं बस अपने ही रूम में रुकने वाला हूँ, समझ? और चेंग चेंग खासकर तुम। ये सुनकर जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या? मुझे तुम्हारे इस रूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी जब देखो जब इसको फैला कर रखते हो। मेरा रूम तुमसे बेटर है। इस पर विंग ने बस अपना मुंह बनाया। तभी एक आवाज़ आई, तुम तीनों कर क्या रहे हो? ये सुनते ही तीनों ने डोर की तरफ देखा जहाँ पर मैडम यू खड़ी हुई थी। तीनों ने जैसे मैडम यू की तरफ देखा, विंग फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसने मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, माँ आप? ये सुनकर मैडम यू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा बेटा हमें छोड़कर जा रहा है तो क्या मैं अपने बेटे के साथ और टाइम स्पेंड नहीं कर सकती? ये सुनकर विंग मुस्कुराया। उसके बाद मैडम यू ने जियांग चेंग और यानी की तरफ देखते हुए कहा, कल बहुत ज़्यादा काम होने वाला है तो तुम दोनों जाओ और सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। इस पर जियांग चेंग और जियांग यानी ने नोट किया। जाते जाते जियांग चेंग मैडम के पास रखा। उसने मैडम की तरफ देखा। मैडम ने भी जियांग चेंग की तरफ देखा, लेकिन फिर जियांग चेंग वहाँ से जा चुका था। यहीं दूसरी तरफ मैडम यू वहीं बेड पर आकर बैठ चुकी थी। विंग जब ये देखा तो वो बेड पर आ गया और उसने मिस्र को मैडम यू की गोद में रख लिया। मैडम यू भी वो अपने हाथों से विंग के बालों को सहलाने लगी। तभी मैडम यू ने कहा, विंग कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये सुनकर विंग बस मुस्कुराया और उसने कहा, जानता हूँ, पर माँ मुझे नर्वसनेस फील हो रही है। इतने दिनों से तो मैं ठीक था, मैं खुश था, लेकिन अब पता नहीं क्यों जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आ रहा है मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। यह सुनकर मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये सबके साथ होता है, नर्वस सबको फील होता है, लेकिन तुम्हें अपने अल्फा पर भरोसा है ना? ये सुनकर विंग ने बस नोट किया। फिर मैडम ने कंटिन्यू करते हुए कहा, विंग कल जितना बड़ा दिन तुम्हारे लिए है उतना ही बड़ा दिन हमारे लिए भी है। कल से तुम्हारी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। कल से तुम अलग लोगों के बीच में रहोगे। वहाँ के जो रूल्स है वो अलग होंगे। तुम जैसे जियांग क्लेन में रहते हो वैसे वहाँ पर नहीं रह पाओगे। ये सुनकर विंग मैडम की तरफ घूमा और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों माँ? मैंने शिचिनका से कहा था कि मैं खुद को नहीं बदलने वाला, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जैसे चाहूँ वैसा लेन क्लेन में रह सकता हूँ। ये सुनकर मैडम यू ने विंग की तरफ देखा और उसके सिर पर हल्की सी चपेट मारते हुए कहा, मैं जानता हूँ लैंड शिचिन ने तुमसे इसीलिए कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन विंग हर सेक्ट के कुछ रूल्स होते हैं और उन सबको रूल्स फॉलो करने होते हैं। तुम्हें पता है जब पहली बार मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे भी जियांग क्लेन के रूल्स ज़्यादा समझ में नहीं आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स अलग होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने समझा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यहीं रहना है, इसीलिए तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ के तुम्हें रूल्स को सीखना होगा, उस तरह से रहना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम खुद को बदलो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा उनकी तरफ भी ढलना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जियांग राज्य और लेन राज्य के रूल बहुत ज़्यादा अलग हैं। ये सुनकर विंग ने नोट करते हुए कहा, हाँ माँ मैं जानता हूँ, वैसे भी वहाँ पर रूल्स थोड़े हैं, वहाँ तो बेड़ियाँ हैं जो बस जकड़ती हैं। मैं बस लैंडस्टेन की वजह से वहाँ पर जा रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं जाता। ये सुनकर मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर विंग भी मुस्कुरा गया। तभी मैडम ने कहा, और तुम्हारे और लैंडस्टेन के रिश्ते के बारे में, विंग तुम लोग अभी यंग हो, आई नो तुम लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया है, तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी आशियान रिश्ते जो होते हैं वो भरोसे पर टिके होते हैं, और अगर तुम दोनों को एक दूसरे में भरोसा नहीं होगा तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों का जो रिश्ता है वो कई अभी टर्न लेगा, कई ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा रिश्ता शादी के बाद भी वैसा ही होगा जैसा अभी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी। शादी के बाद लैंडस्टेन लेन क्लैन के लीडर बन जाएगी तो उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एंड एज अ लेन फुरेन तुम्हारे कंधों पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली हैं। तो तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, अपने रिश्ते को टाइम देना होगा। अगर तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो उन्हें टाइम देकर सुलझाना होगा। अगर तुम अपने रिश्ते को सही तरीके से चलाना चाहते हो या फिर चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता चले,
तो सबसे पहली बात तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आने देनी है और एक दूसरे पर भरोसा रखना है। ये सुनकर विंग ने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू बिल्कुल मैडम विंग ने जैसा कि पहले भी कहा था कि उसे मैडम यू जब उससे बातें करती है तो मैडम को लगता ही नहीं है कि विंग की वो रियल माँ नहीं है। विंग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मैडम यू को ऐसे ही हक कर लिया और हक करते हुए कहा, माँ मैं सच में मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। ये सुनकर मैडम यू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी अपने इस लिटिल आशान को बहुत मिस करने वाले हैं। ये सुनकर विंग भी मुस्कुरा गया। उसके बाद मैडम यू ने विंग को ब्लैंकेट में टक करते हुए कहा, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए जल्दी सो जाना। ये बोलकर वो वूजियान की फोrehead पर किस करती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ा सा आगे जाने के साथ ही वो रुकती है और फिर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, जो कि करवट पलटने वाला था। उसने कहा, आशान। विंग जैसे ही सुना उसने मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ। तभी मैडम यू ने कहा, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मैं इन सब चीज़ों में भूल ही गई थी। एक्चुअली कल सुबह शादी होने से पहले तुम्हें कहीं जाना है। ये सुनकर विंग ने कहा, कहाँ जाना है माँ? इस पर मैडम यू ने कहा, वो क्या है ना कि जब भी इस सेक्ट का कोई ओमेगा शादी कर दूसरे सेक्ट में जाता है तो शादी करने से पहले इस सेक्ट का कोई रूल है। मुझे भी तुम्हारे डैड ने बताया था। वैसे तुम्हारे डैड तो अल्फा थे तो उन्हें तो कहीं जाना नहीं था, तो उन्होंने उस रूल को निभाया नहीं था। फिर उन्होंने वो रस्म नहीं की थी। लेकिन तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें ये करना होगा। और चेंग की कभी शादी होगी तो चेंग को भी वो करना होगा। एक्चुअली हमारी जो साउथ साइड में जो लेक है वो बड़ी वाली, उससे दूसरी तरफ जो जंगल है, ये सुनकर विंग ने नोट किया। उस जंगल के अंदर जियांग राज्य का एक पुराना मंदिर है। कहते हैं कि अगर जियांग राज्य का कोई भी ओमेगा शादी करने वाला होता है तो पहले उस टेम्पल में जाकर ब्लेसिंग्स लेनी होती है। इसलिए तुम्हें कल वहाँ जाना होगा। मैं जियांग को तुम्हारे साथ भेज दूँगी ताकि तुम दोनों ठीक से वहाँ की पूजा कर तुम वापस आ सको। ये सुनकर विंग ने कहा, पर ये थोड़ा अजीब नहीं है माँ? मैंने कभी इस रिचुअल के बारे में नहीं सुना। तभी मैडम यू ने कहा, मुझे खुद बहुत अजीब लगा था, लेकिन तुम्हारे फादर ने कहा था तो करना ही पड़ेगा। ओके, और सुबह जब तुम जाओ तो किसी को बताकर मत जाना। सुबह जल्दी ही अंधेरा होने से उजाला होने से पहले मैं चेंग को तुम्हारे पास भेज दूँगी। फिर तुम दोनों चले जाना ताकि तुम जल्दी वापस आ सको, क्योंकि वापस आकर तुम्हें कुछ रिचुअल्स यहाँ के पूरे करने हैं और फिर तैयार भी तो होना है। ये सुनकर विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर बस नोट कर दिया। जब विंग ने नोट किया तो उसके बाद मैडम यू भी वहाँ से जा चुकी थी। मैडम यू विंग के रूम से बाहर गई। उन्होंने विंग के रूम के डोर को बंद कर दिया और फिर वो उसी डोर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, सॉरी आशान, और ये बोलते हुए वहाँ से निकल गई थी। जैसा कि मैडम यू ने कहा था, नेक्स्ट मॉर्निंग उजाला होने से पहले ही विंग उठ गया था। वो तैयार हुआ और जैसे ही वो रूम का डोर ओपन कर बाहर गया था, जियांग ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था। विंग जैसे जियांग की तरफ देखा तो उसने कहा, चेंग तुम मेरे लिए इतनी जल्दी उठे हो? तभी जियांग ने कहा, माँ ने कहा था तो मैं क्या करता। इस पर विंग ने नोट किया, पर जाने से पहले जियांग का कुछ था, इसलिए विंग ने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, चेंग ये क्या है? इस पर जियांग ने कहा, ये सूप माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज तुम सारा दिन कुछ नहीं खाओगे, इसलिए तुम्हें बस ये सूप पीना है। इस पर विंग ने कहा, क्या मैं सारा दिन कुछ नहीं खाने वाला? ये सुनकर चेंग ने कहा, क्या गागा आप बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो? आज आपकी शादी है, इसलिए आज आप पूरा दिन कुछ नहीं खा सकते, इसलिए चुपचाप सूप पी लीजिए। नहीं तो अगर रोशनी हो गई, उजाला हो गया तो आपको ये भी नहीं बनने वाला। तभी विंग ने कहा, ठीक है पी रहा हूँ। तुम हो छोटे लेकिन मेरे बड़े भाई की तरह रिएक्ट करते हो। तभी चेंग ने कहा, आप 3 साल के हो, मैं पूरे 18 साल का हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ। ये बोलते हुए उसने उस सूप को लिया और बस वो उस सूप को पी गया। उसके बाद उसने एक मेड को बोल दिया। उसके बाद विंग और जियांग जहाँ पर बोट थी वहाँ पर गए और उस झील को पार करते हुए वो उस जंगल में पहुँच चुके थे। रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए झील को पार करने में उन्हें थोड़ा टाइम लग गया। जब तक उन्होंने झील को पार किया था, लगभग सुबह के 10 से 11 बज चुके थे और शाम के 3-4 बजे के आसपास शादी थी। तो वो लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आने की कोशिश कर रहे थे। झील बोट से उतरने के बाद वो लोग जंगल के अंदर जाने लगे। विंग ने चारों तरफ देखते हुए कहा, चेंग मुझे यहाँ पर कोई मंदिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यह सुनकर जियांग ने कहा,
माँ ने मुझे बताया था कि जंगल जो है बीचों बीच में है, शायद हमें हमारे सोर्स पर उठना चाहिए ताकि हमें जल्दी दिख सके। ये सुनकर जियांग चेंगविंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद वो दोनों अपने अपने स्वॉर्ड को अनशील करते हैं एंड उसके बाद वो लोग अपनी स्वॉर्ड पर उठकर देखने लगते हैं तो उन्हें सच में जंगल के बीचों बीच एक मंदिर दिखता है। वो दोनों ही मंदिर के सामने उतरते हैं। जैसे ही मंदिर के सामने उतरते हैं जैसे विंग को अचानक झटका लगता है। ये फीलिंग साथ ही विंग ने चेंग की तरफ देखा और कहा, चेंग क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? इस पर जियांग चेंग ने कहा, नहीं तो गा, क्यों, क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ अचानक जैसे कमज़ोरी फील हो रही है। तभी जियांग चेंग ने कहा, हाँ आप सुबह उठते ही खाते रहते हो ना, इसीलिए हो रही होगी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो अब जल्दी चलिए, हमें वापस भी चलना है। ये सुनकर विंग ने नोट किया और वो दोनों अब टेम्पल के अंदर चले गए थे। जियांग चेंग ने जो भी वहाँ का रिचुअल कंप्लीट करने के जितने भी सामग्री होती है वो विंग को दी और विंग वैसे ही रिचुअल करने लगा था और जियांग चेंग पीछे खड़ा हुआ था। विंग ने वहाँ पर इंसेंस बर्न की, उसके बाद थोड़े से जो फ्लावर्स थे वो रखे, कुछ खाने की चीज़ें रखी। उसके बाद विंग ने 2 बार उनके सामने बो किया। बो करने के बाद जैसे ही वो पीछे घूमा तो उसने जियांग चेंग की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आचेंग अब सब कुछ हो गया, अब हम वापस चलते हैं। वैसे ब्लेन क्लेन वाले आ गए होंगे और शीजेन मेरा वेट कर रहा होगा। ये सुनकर जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, शीजेन आपका वेट कर रहा होगा। और ये बोलते हुए जियांग चेंग की आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही थी पर विंग ने इग्नोर किया और उन्होंने जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, चलो ना। ये सुनकर जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ चले तो गए, लेकिन सिर्फ मैं जाऊंगा, आप यही रहोगे। ये सुनकर विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, चेंग लेट हो रहा है और ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। इस पर जियांग चेंग ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बोलते हुए जियांग चेंग 2 कदम पीछे हटा और ये विंग को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल जियांग चेंग के हाथ में विंग ने इतनी देर तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब जब पर्पल जो लाइटनिंग है वो जियांग चेंग के हाथ में जब शाइन कर रही थी तब जाकर विंग ने नोटिस किया, ये पर्पल लाइटनिंग तो जीडियन है जो कि मैडम यू का स्पिरिचुअल वेपन है। तो जियांग चेंग के पास क्या कर रही हैं? ये विंग थोड़ा कन्फ्यूजन में था, लेकिन अगले ही पल जियांग चेंग ने उस जीडियन का यूज़ कर किया और मंदिर का जो डोर था उस पर एक अजीब सा कि बैरियर क्रिएट हो गया। ये देखकर विंग को समझ में नहीं आ रहा था। उसने चेंग की तरफ देखा और कहा, चेंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी चेंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वही जो शायद मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये सुनकर विंग ने चेंग की तरफ देखा। चेंग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आपने गलती कर दी गा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया। उसने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, चेंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और तुम ये कर क्या रहे हो? तभी जियांग चेंग ने कहा, आपने लेन शिचेन से प्यार कर कर गलती कर दी, क्योंकि वो मेरा है, मैं लेन शिचेन से प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेन शिचेन ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, बचपन से ही माँ ने आपको सारा प्यार दिया, वो अपने बेटे से ज़्यादा दूसरे के बेटे को प्यार किया करती थी, वो आपसे बहुत प्यार करती थी। मैंने सहा, जब उन्होंने बचपन में मुझसे ज़्यादा आप पर ध्यान दिया तो भी मैंने सहा, मैंने सब कुछ सहा, लोगों की बातें भी सही, लेकिन जब हम क्लासेस गए और जब मुझे पहली नज़र में ही लेंशिचन से प्यार हो गया तो आपसे मेरी वो खुशी भी नहीं देखी गई जो आपने लेंशिचन को भी मुझसे छीन लिया। आखिर आप लोगों पर ऐसा जादू क्या करते हो कि वो लोग बस आप वश में हो जाते हैं, पहले माँ और अब लेंशिचन। ये सुनकर विंग को यकीन नहीं हो रहा था, उसका विज़न ब्लर होने लगा था। उसका भाई उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है? जादू? कौन सा जादू? वो उसने लेंशिचन के ऊपर कौन सा जादू किया है? विंग ने चेंग की तरफ देखते हुए कहा, चेंग तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, लेंशिचन मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? अभी थोड़ी देर पहले तक तुम ठीक थे। ये सुनकर जियांग चेंग ने कहा, मैं कोई ठीक नहीं था, मैं उस दर्द को अपने अंदर दबा रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं लेंशिचन से प्यार करता हूँ और आज शादी तो होगी, लेकिन ब्राइड चेंज हो जाएगी। शादी तो लेंशिचन करेगा, जियांग क्लैन के राजकुमार से ही करेगा, लेकिन वो राजकुमार आप नहीं, वो राजकुमार मैं होऊंगा।
मैंने इस पल का बहुत इंतज़ार किया है। मैंने हमेशा लेनदेन के सपने देखे हैं, लेकिन आपने मेरे सपनों को तोड़ कर रख दिया था। लेकिन अब बहुत हो गया। बचपन में आपने मेरी माँ मुझसे छीन ली और अब आप अपना मेरा प्यार मुझसे छीन रहे थे। अब मैं खुद भी कुछ भी अपना छीनने नहीं दूँगा। लेनदेन मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही बनेंगे। मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को आपके साथ नहीं बाँट सकता। इसीलिए मैं बस आपको एक सलाह दे रहा हूँगा, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तब तक आपको इसी टेम्पल में रहना होगा। और अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो उससे चोट आपको ही लगेगी। ये सुनकर वींग ने जियांग की तरफ देखा। वो उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर जियांग ने क्या चाहता है। प्यार, शिचेन से शादी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने जियांग की तरफ देखते हुए कहा, चैंग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? प्लीज़, माँ रेंशिचन मेरा वेट कर रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। आज मेरी शादी है। जियांग किसी भी मजाक को लेकर ये मेरा ये दिन बर्बाद मत करो। रेंशिचन मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर जियांग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, रेंशिचन आपका वेट कर रहे होंगे, लेकिन उनकी शादी होगी। शादी मुझसे होगी। उन्हें लगेगा कि वो उनके प्यार से शादी कर रहे हैं, लेकिन वो शादी मेरे साथ करेंगे और आप चिंता मत कीजिए। शादी के बाद मैं कैसे भी कुछ भी कर कर उन्हें मना ही दूंगा। यह सुनकर वीग ने जियांग की तरफ देखा। अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसके जो डोमिनेटिंग ओमेगा फेरामोन्स थे वो उस पूरे टेम्पल में फैलना शुरू हो चुके थे, लेकिन वो जो बैरियर लगा हुआ था उसकी वजह से वो फेरामोन्स जियांग के पास नहीं जा पा रहे थे। एंड अब तो विंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उस जियांग की अगर बाहर से कुछ आवाज़ भी आना धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी जियांग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, डियर गगा, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि शायद आपने अभी तक फील नहीं किया है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी अगले 24 घंटों तक कोई काम नहीं करने वाली। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें खोलकर जियांग की तरफ देखा। जियांग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था गा आपको रोकने का, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं और मैं आपका सामना नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी आपको सुबह वो सूप पिलाना पड़ा। उस सूप में ऐसी मेडिसिन थी जिससे आपकी जो सील है, आपकी जो कोर है, वो 24 घंटे तक सील रहेगी। और इसके बीच में अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो हर्ट आप खुद को ही करोगे। आपको इंटरनली हर्ट होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 24 घंटे तक वो चुपचाप इस टेम्पल में बैठे रहिए। नहीं तो अगर आपने ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करने की कोशिश की तो उससे चोट आपको ही लगने वाली है। एंड यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। मेरे जाने के बाद ये बैरियर ऐसा हो जाएगा जिससे ना तो आपकी आवाज़ बाहर जा पाएगी, ना ही अगर वो बाहर से आदमी आएगा तो वो बिना अंदर आए आपको देख पाएगा। एंड कोई नॉर्मल इंसान तो 24 घंटे से पहले इस मंदिर में घुस तक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको बस सजेस्ट करूँगा कि आप 24 घंटे तक यही रहिए, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते गा। आपने जो करना था कर लिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैं सही नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैं लेनशियन को किसी और का होता नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपने तो उससे तब से प्यार किया है जब से आप क्लाउड से पढ़ने गए थे, लेकिन मैं तो उससे बहुत पहले से प्यार करता हूँगा। मैं उससे बहुत पहले से प्यार करता हूँ और मैं किसी के लिए उसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर देना। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये बोलते हुए जियांग बस वहाँ से निकल जाता है और विंग उस बैरियर को बैरियर बहुत कोशिश करता है बैरियर को तोड़ने की। अपने हाथों से स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोर सील थी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे। उसकी वो घुटनों पर बैठ चुका था। वो पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रहा था। वो रो रहा था। उसका गला सूख रहा था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पहले के आंसू के निशान उसके चेक्स पर थे और अब विंग की जो पावर है वो कम हो रही थी, क्योंकि उसकी कोर वैसे ही सील थी, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड विंग बस अपने घुटनों पर बैठ गया और कब बेहोश हो गया उसे कुछ रियलाइज़ ही नहीं हुआ।
दूसरी तरफ लेन क्लेन जियांग राज्य पहुंच चुका था। उनका बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर स्वागत किया गया। एंट्रेंस पर जियांग यानी मैडम यू और जियांग फेंग मियान मौजूद थे। उन्होंने पूरे लेन क्लेन का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और उसके बाद उन्हें उस वहाँ ले गया गया जहाँ पर शादी होने वाली थी। लेन चेन एंसिस्टर्स के सामने खड़े हुए थे और अपनी ब्राइड का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही रेड कलर में लेन चेन की ब्राइड वहाँ से आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए। उन दोनों ने चाइनीज़ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के सामने बो किया और उन्होंने अपनी अपनी जो वेडिंग थी वो कंप्लीट की। वेडिंग कंप्लीट होने के साथ ही एक रिचुअल होता है जिसमें ब्राइड और ग्रूम जो होते हैं वो दोनों ही अपनी फेवरेट चीज़ जो होती है उसे एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो लेन क्लेन का जो फॉरहेड रिबन है वो ओमेगा के हाथ पर बांधा जाता है, जिससे ये बताया जाता हो कि अब वो जो अल्फा है वो अपनी लाइफ का जो राइट्स हैं या फिर अपनी लाइफ में उस ओमेगा को जगह दे रहा है, उसे अपना लाइफ पार्टनर बना रहा है। इसीलिए लेनचेन अपने फॉरहेड रिबन को खुद उतारते हैं, उसके बाद उसे जियांगचेंग के हाथ में टाई कर देते हैं। वहीं जियांगचेंग जिसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या देना चाहिए, इसलिए जियांगचेंग ने एक चेन पहन रखी थी, एक गोल्ड की चेन। तो उसने अपनी नेक से उस चेन को निकाला और उसको लेनचेन को दिया। सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर विंग के लिए ये चेन इतनी क्यों इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये ज्वेलरी और ज्वेलरी नॉर्मल होती है। लेकिन तभी मैडम ने आगे आते हुए कहा, ये चेन विंग की माँ की आखिरी निशानी है एंड विंग के पास सबसे फेवरेट चीज़ यही है। ये सुनकर सभी लोगों को बुरा तो लगा था, लेकिन लेनचेन के फेस पर स्माइल थी। वो जानते हैं कि ये रिचुअल ज़रूरी है। वहाँ जाने के बाद वैसे भी ये जो चेन है वो उन्हीं के पास रहने वाली है, पेंडेंट वाली। तो ये रिचुअल ऐसे कंप्लीट हुआ था। सब लोगों के फेस पर स्माइल थी, सब लोग खुश थे। हालांकि ज़्यादा लोग खुश तो नहीं थे, कुछ लोग जल भी रहे थे एंड कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अलग अलग मेंटलिटीज़ होती है। लेकिन एक इंसान था जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था और लगातार बस इस सामने वाले नज़ारे को देख रहा था। वो इंसान घूसों का सेकंड प्रिंस एंड एक डोमिनेटिंग अल्फा लेन वांगजी था। जैसा कि विंग ने वांगजी के बारे में बताया था, वांगजी वैसा ही कोल्ड फेस्ड पर्सन था। वो उसके दोस्त है ही नहीं, विंग के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है एंड अपने फैमिली के अलावा वांगजी किसी और से बात नहीं करता, क्योंकि वो अलूफ पर्सन है। उसे ना किसी का टच पसंद है और ना ही किसी से बात करना उसे पसंद है। लेकिन एक इंसान उसकी लाइफ में आया था कुछ सालों पहले और उस इंसान ने उसकी लाइफ में वो जगह बना ली जिसकी उम्मीद शायद वांगजी ने भी नहीं की थी। वांगजी जब शुरुआत में विंग ने उसे परेशान करना शुरू किया था तो वांगजी को सच में ऐसा लगता था कि आखिर ये इंसान उसे चाहता क्या है, इंसान उसे इतना परेशान क्यों करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वांगजी को विंग की आदत हुई, जब उन दोनों की दोस्ती हुई, वांगजी ने विंग के बारे में जाना, तो कहीं ना कहीं वांगजी को रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो कब विंग से प्यार करने लग गया। उसे ये बात तब रियलाइज़ हुई जब उसे पता चला था कि लेनचेन और विंग की शादी फिक्स हो चुकी है। उसे उस दिन वांगजी सोच नहीं सकता कि उस दिन उसके ऊपर क्या बीती थी। उसे उसी दिन रियलाइज़ हुआ था कि वो विंग से प्यार करता है। उसी दिन उसे ये पता चला था कि उसके भाई भी विंग से प्यार करता है एंड सिर्फ उसका भाई विंग से प्यार नहीं करता, विंग भी उसके भाई से प्यार करता है। ये सब वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो जानता था कि विंग लेनचेन से प्यार करता है, तो वांगजी कोई भी तीसरा पर्सन उन दोनों के बीच में नहीं बनने वाला। वैसे भी हम जिससे प्यार करते हैं उसकी जिसमें खुशी है उसी में हमारी खुशी होनी चाहिए थी और विंग की खुशी लेनचेन में थी। इसीलिए वांगजी ने बस हंसते हंसते अपने प्यार का सेक्रीफाइस कर दिया था एंड वो इन दोनों के सामने से प्रिटेंड करता था जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेनचेन और विंग के रिलेशन से। लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है ये वांगजी का दिल जानता है। आज भी वो बस यही देख रहा था, वो कितनी मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था, ये बस वही जानता है। शादी कंप्लीट हो चुकी थी। शादी कंप्लीट होने के बाद वांगजी वहाँ से उठता है और वहाँ से बस निकल जाता है, क्योंकि अब उसको यहाँ पर रहने जैसे अजीब लग रहा था। उसे सफोकेशन फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर थोड़ी देर तक भी अगर वो लेनचेन और विंग को देखेगा तो वो कुछ कर बैठेगा, वो भी
अभी शायद कुछ ऐसा कर देगा जिसका रिग्रेट उसे लाइफ टाइम रहेगा, और वो नहीं चाहता। इसीलिए वो बस जियांगक्लेन से बाहर आया। वांग जियांगक्लेन कई बार आया है, तो उसने जियांग राज्य को देख रखा है, वो उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। वांग जी अपने स्वॉर्ड पर चढ़ा और वो बस कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहा था, और उसी चक्कर में उसी साउथ साइड में जाने लगा जहाँ पर विंग यांगचेंग और विंग गए थे। वो उसी जंगलों के बीच मुड़कर जा रहा था, लेकिन अचानक ही तेज़ बारिश होने लगी। ये भी थोड़ी देर पहले मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही वांग जी बाहर निकला था तो वैसे ही काले बादल छाने लगे और अचानक ही बारिश होने लगी। लेकिन वांग जी भीग रहा था। वांग जी इस शादी से इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था कि उसने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। उसने अपनी मैरिटल आर्ट जो है वो प्रैक्टिस करना कुछ दिनों से छोड़ रखा था। उसने अपना मेडिटेशन करना छोड़ रखा था, तो उसकी कोर जो है वो थोड़ी सी वीक थी। इतनी भी वीक नहीं थी, वो डोमिनेटिंग अल्फा है तो वैसे वो मजबूत था। लेकिन अभी जब बारिश गिर रही थी, वांग जी का जो इमोशंस थे वो पूरी तरह से ड्रेन्ड हो चुके थे। वो थक चुका था इन इमोशंस को झेलते झेलते, तो वो थक रहा था। और जब वो स्वॉर्ड पर उड़ रहा था, अब बारिश हो रही थी, तो वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे नेचर भी उसके साथ है, नेचर उसके इमोशंस को पढ़ रही है। जैसे जैसे काले बादल हो रहे थे, बिजलियाँ कड़क रही थी, वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल का जो हाल है वो वहाँ पर बयां हो रहा हो। अब वांग जी ज़्यादा देर कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ऊपर से बिजलियाँ कड़क रही थी। इसलिए वांग जी नीचे की तरफ देखने लगा, जहाँ दूर दूर तक उसे बस जंगल ही दिखाई दे रहा था। नीचे जब उसने देखा तो उसकी नज़र जंगल के बीचों बीच एक टेम्पल पर गई। टेम्पल जैसे घर जैसे टेम्पल पर गई, तो वांग जी ने सोचा कि वो क्यों ना वहीं रुके। इसलिए वो अपने स्वॉर्ड से नीचे उतरा और मंदिर के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन वो उतरने के साथ ही मंदिर के अंदर नहीं गया, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बारिश की वजह से उसके आंखें, उसके जो आंसू थे उन बूंदों में मिलकर बह रहे थे। लेकिन उसकी उस पेन जो शायद प्रकृति वांग जी के पेन को जान रही थी, क्योंकि प्रकृति भी वही रूप दिखा रही थी जो वांग जी का भी दिल का हाल था। वांग जी परेशान था, वांग जी का दिल में इतना दर्द हो रहा था कि वो बता नहीं सकता। वांग जी ने पहली बार प्यार किया था, और उसका पहला प्यार अधूरा रहा था। हाँ, उसे पता था कि शुरू से उसका प्यार वन साइडेड ही था, लेकिन वो खुश था इस वन साइडेड लव में ही। जब तक खुश था तब तक कि वो किसी को विंग को किसी का और विंग को किसी और का होता नहीं देख लेता। उसने खुद को बहुत मनाने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, वो देख लेगा, वो खुद को इतना मजबूत कर लेगा कि उसे विंग और शीजन के रिश्ते से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो सोचता है कि शादी के बाद विंग और लिन शीजन वही रहेंगे, उसकी आंखों के सामने रहेंगे, तो वांग जी का दिल जैसे और ज़्यादा टुकड़ों में टूट जाता है। उसे उसे जैसे ऐसा लगता है कि वो कैसे रहेगा इन दोनों के बीच में। एक इंसान जिससे वो बहुत प्यार करता है, और दूसरा इंसान जिससे भी वो प्यार करता है, तो वो अपने भाई और अपने प्यार के बीच में किसे एक को चुने। इसलिए वांग जी के जो इमोशंस थे, वांग जी इनर बैटल लड़ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो थक चुका था, और अब इतने दिनों से जो उसने आंसू रोक रखे थे वो बस निकल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उसे देखने वाला कोई नहीं था, यहाँ उससे कोई सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। वो बस अपना दिल खोल कर अपने दर्द को बाहर निकाल रहा था, एंड इसमें नेचर उसका साथ दे रहा था। बारिश होते हुए बहुत देर हो चुकी थी, वांग जी को अपने जो नीज है वो बहुत ज़्यादा नम फील हो रहे थे। इसीलिए वांग जी धीरे धीरे उठा और उसी मंदिर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाने वाला था, उसने जैसे ही दहलीज पर कदम रखा था, उसे एक झटका लगा जैसे वो किसी दीवार से टकराया हो। लेकिन वांग जी को साफ साफ दिख रहा था अंदर, मंदिर जो है वो भी दिख रहा था। बस उसे रियलाइज़ हुआ शायद यहाँ पर कोई बैरियर है। इसीलिए वांग जी ने अपनी बेचैन निकाली, और अगले ही पल वांग जी की उसने अपनी बेचैन पर अपनी दो फिंगर को बेचैन पर रखा, और बेचैन से एक रोशनी निकलने लगी। वांग जी ने उस रोशनी को उसी बैरियर पर फेंका, तो अचानक ही वो बैरियर बिल्कुल जैसे पिघल गया, बिल्कुल किसी कांच की तरह। और जैसे वो बैरियर पिघला, वांग जी ने सामने किसी को देखा जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। उसका फेस दूसरी तरफ था, यहाँ तक कि उस इंसान के आसपास खून था। उस इंसान के फेस के आसपास बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था। और ये देखकर वांग जी थोड़ा सा सिहर गया कि इस वीरान जंगल में, इस पुराने से मंदिर में आखिर कौन होगा जो यहाँ पर पड़ा होगा। यही सोचकर वांग जी धीरे धीरे अंदर गया, और उसने उस इंसान के कंधे से पकड़ कर उसे सीधा किया। और जो वांग जी ने देखा वो वांग जी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
क्योंकि वहाँ और कोई नहीं बल्कि विंग था, जो कि बेहोश हो चुका था। विंग बहुत देर से कोशिश कर रहा था। वो एक बार बेहोश होने के बाद फिर से होश में आया था, और फिर से उसने अपनी कोर की स्पिरिचुअल एनर्जी लगाने की कोशिश की थी, और इसी वजह से उसे वॉमिटिंग हुई थी, ब्लड वॉमिटिंग। ये चीज़ भी इनके कोर के लिए हैंडल करना मुश्किल था, क्योंकि उसकी पावर्स सील्ड थी, तो कैसे अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता था। इसीलिए वो फिर से बेहोश हो चुका था। वांग ने जब ये देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि विंग को वो वहाँ देख कर आया है, शादी में। लड़से शायद विंग की शादी हुई थी। अगर विंग यहाँ है तो वहाँ कौन है जिसके साथ लड़से ने शादी की थी? वांग जी को नहीं समझ में आ रहा था, पर अभी प्रायोरिटी विंग था। वांग जी ने विंग की नफ्स चेक की तो उसे रियलाइज़ हुआ कि शायद विंग की जो पावर्स है वो सील है। वांग जी ने कोशिश की, क्योंकि गुस्सू के जो लोग हैं वो इस मेडिकल जो एरिया होता है, मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, और उन्हें थोड़ी बहुत मेडिसिन की नॉलेज है, और स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, फिर स्पिरिचुअल एनर्जी से जो कुछ भी होता है उन्हें कैसे ठीक करना है, उसकी नॉलेज है गुस्सू इंसेक्ट वालों को। तो वांग जी ने कोशिश की, लेकिन विंग की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो आज़ाद नहीं हो रही थी। तो वांग जी को लगा कि शायद विंग को ऐसी दवा दी गई है जिससे उसकी जो कोर है वो किसी निश्चित टाइम तक लॉक हो चुकी है, और किसी भी चीज़ से वो खुलने नहीं वाली है। लेकिन अभी विंग को होश में आना ज़रूरी था, इसीलिए वांग जी ने थोड़ी तो पहले विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दी, कोशिश की, ताकि विंग की जो वो अगर वो स्पिरिचुअल एनर्जी देगा शायद विंग की वो कोर की जो पावर है वो कम पड़ जाए, विंग की कोर अनसील थोड़ा जल्दी हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे वांग जी अपनी स्पिरिचुअल पावर दे रहा था, धीरे धीरे विंग की बॉडी में जैसे एनर्जी वापस आ रही थी। फिर वांग जी उठा, उसने बारिश में से अपने दोनों हाथों में पानी लिया और विंग के पास आया। उसने विंग के फेस पर पानी मारा, और धीरे धीरे विंग अपनी आंखें खोलने लगा। वो धीरे धीरे अपनी विंग ने आंखें खोली, और उसका विजन सच में ब्लर था। जब उस सबसे पहले आँख खोली तो उसी मंदिर की वो छत दिखी, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने की थी। तो विंग को नहीं समझ में आया कि वो कहाँ है। फिर उसने अपनी नज़रों को घुमाया। पहले तो उसे एंट्रेंस के बाहर दिखा, जहाँ बारिश हो रही थी। तो उसने धीरे धीरे याद करने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर हुआ क्या था। यही सोचकर विंग धीरे धीरे याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर लेंसीजन और उसकी शादी की बात से लेकर धीरे धीरे शादी के एक हफ्ते पहले से एक दिन बाद पहले क्या हुआ था, वे जियांग चेंग का उसके साथ यहाँ आना, जियांग चेंग का उसे वो सूप पिलाना, उसके बाद उसे यहाँ पर कैद कर जाना। धीरे धीरे विंग को सब याद आ रहा था। इसीलिए अचानक विंग खड़ा हो गया। इसीलिए उसके कोर में बहुत बुरी तरीके से पेन हुआ, लेकिन विंग को कोई चिंता नहीं थी। वो बस बड़बड़ा रहा था, नहीं, चेंग चेंग कहाँ गया? शादी नहीं, चेंग नहीं कर सकता, चेंग से शादी नहीं कर सकता। वो यही बड़बड़ा रहा था। तभी वांग जी ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, विंग क्या हुआ है तुम्हें, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने जैसे वांग जी की आवाज़ सुनी उसने वांग जी की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा तुम यहाँ उसका मतलब शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी को रोकना होगा लंजा। वो मैं नहीं हूँ, वो ब्राइड मैं नहीं हूँ, वो जियांग चेंग है। हमें शादी को रोकना होगा लंजा, प्लीज़ चलो मेरे साथ, हमें शादी को रोकना होगा, शीशें को बताना होगा कि वो मैं नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई थी कि विंग के साथ ये किसी ने जानबूझकर किया है, और वो जियांग चेंग का नाम ले रहा है, मतलब ब्राइड जियांग चेंग था। ये सब जियांग चेंग ने विंग के साथ किया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि शादी हो चुकी थी। लेंस एक ही बार शादी करते हैं और एक ही बार प्यार करते हैं। सिचन प्यार तो विंग से करता था, लेकिन लेंसिंग की शादी हो चुकी थी। लेंसिंग का फॉरेड रिबन किसी के और के हाथ में बन चुका था। तो लेंसिंग अब दूसरी शादी तो करने से रहा, और अभी विंग की हालत बहुत ख़राब है। विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी लॉक है, तो वो यहाँ से जा भी नहीं सकता, उसकी स्वॉर्ड काम ही नहीं करेगी। इसलिए वांग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ, बारिश हो रही है, हम अभी नहीं जा सकते। तभी विंग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है, मुझे वो शादी रोकनी है। ये बोलते हुए विंग खड़ा होता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। वो सीढ़ियों पर चल ही रहा था। वैसे बारिश हो रही थी तो सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा पानी था, और सीढ़ियाँ थोड़ी सी ऊपर थी, लगभग 8 से 10 सीढ़ियाँ थी। तो विंग ने जैसे ही जल्दबाजी में वहाँ पर पाँव रखा, उसने 1-2 सीढ़ियों पर तो ठीक से पाँव रखा, लेकिन शरीर में कमजोरी होने की वजह से वो लड़खड़ा रहा था। तो दूसरे से तीसरी सीढ़ी पर जैसे उसने पैर रखा, वो बस फिसल गया, और उन सीढ़ियों से टकराता हुआ बस नीचे जाकर गिर गया था। वांग ने जैसे ही ये देखा, विंग के पास गया, उसने चिल्लाते हुए कहा, विंग, और वो तुरंत अपनी
स्पेशल पावर का यूज़ कर वो विंग के पास गया, जो कि अब नीचे जाकर लिटरली बेहोश हो चुका था। उसके सिर से खून निकल रहा था, उसके चीख पर भी लग गया था। और ये देखकर वांग जी को भी हर्ट हो रहा था। वो विंग से प्यार करता है एंड विंग को हर्ट हो तो वो बिल्कुल नहीं दे सकता। विंग अब धीरे धीरे फिर से बेहोश हो रहा था। उसने वांग जी ने विंग को अपनी गोद में लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, विंग, विंग होश में आओ, विंग। पर विंग बस बेहोश होते हुए एक चीज़ बोल रहा था, शादी को रोको लंजा, जियांग जियांग चेंग से शादी नहीं कर सकता। वो वो ओमेगा, मैं नहीं हूँ। ये बोलते हुए विंग बेहोश हो चुका था। वहाँ ने जैसे ये देखा, उसने तुरंत विंग को अपनी गोद में उठाया और फिर से उसे उस टेम्पल में लेकर चला गया था, क्योंकि अभी बाहर बहुत बारिश हो रही थी। जब वो अंदर गया तो वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी ने अपना हैंकरचीफ निकाला, अपना रुमाल निकाला और विंग के सिर पर जो चोट लगी थी उस पर उसको बांध दिया। साथ ही विंग के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे। वांग जी के हाथ आधे रास्ते तक तो बढ़े, लेकिन फिर वो वहीं बढ़कर रुक गए। वो अपने लिमिट्स जानता है। विंग को टच करना उसकी परमिशन के बिना, भले ही वांग जी की इंटेंशंस प्योर हो, लेकिन वांग जी जानता है, वो अपने लिमिट्स जानता है, इसलिए वांग जी ने अपने हाथ नहीं बढ़ाए। उसे ये भी पता चल रहा था कि विंग काँप रहा है, वो बहुत बुरी तरीके से कंपन कर रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंडी हवाएं मंदिर के अंदर आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने बस अपना आउटर रोब निकाला और उसे विंग के ऊपर डाल दिया, जो विंग को उसने दरवाजे से थोड़ा हटाकर दीवार के सहारे उसे बिठाया था। इसलिए उसने अपना रोब भी विंग के ऊपर डाल दिया था और बस उसकी तरफ देख रहा था और धीरे धीरे वो सोच रहा था। विंग जियांगजिंग का नाम ले रहा था, इसका मतलब विंग की स्पेशल पावर को भी उसी ने कैद किया है और यहाँ पर बैरियर भी उसी ने लगाया था। लेकिन आखिर जियांग वाइयन ऐसा क्यों करेगा? वो विंग का छोटा भाई है, वो शिजन से शादी क्यों करेगा? आखिर ये सब चल क्या रहा है? और वो क्या उसे अपने बड़े भाई के साथ ऐसा करना ठीक लगा? आखिर जियांग वाइयन ने ऐसा किया क्यों? वांग जी यही सब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो रात धीरे धीरे बीत रही थी। वो रात सभी के लिए लंबी थी। विंग और वांग जी के लिए तो रात लंबी थी, साथ ही वो रात जियांग राज्य के लिए भी लंबी थी, जियांग फैमिली के लिए भी लंबी थी। बारिश होने की वजह से गुस्सू का जो काफिला शाम को निकलने वाला था, वो वहीं पर ही रुक चुका था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। जब अगली सुबह हुई थी तो आसमान बिल्कुल साफ़ था, बारिश का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं था। बस चारों तरफ गीलापन था, नहीं तो आसमान तो बिल्कुल साफ़ था और अच्छी सी धूप निकली हुई थी। एंड धीरे धीरे विंग को फिर से होश आने लगता है। विंग का सिर भारी हो रहा था, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी, तो उसका पूरा शरीर बहुत पेन कर रहा था। और ये फील होने के साथ विंग ने अपने सिर को पकड़ा और कराहते हुए कहा, आ, आ, क्या बहुत दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन की। जब उसने अपनी आंखें ओपन की तो उसने सामने देखा वांग जी, जो कि लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था और मेडिटेशन कर रहा था। ये देखकर विंग शॉक हो गया और फिर धीरे धीरे वो सोचने लगा कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, तो उसे वही बातें याद आने लगी। फिर रात को मंदिर में उसे जब वो होश आया तो वांग जी वहीं पर ही था और उसके बाद वो नीचे गया था और नीचे सीढ़ी से गिर गया था। उसके बाद उसे कुछ नहीं याद है। विंग को जब होश आया तो उसने वांग जी की तरफ देखा, जो कि शायद मेडिटेशन में लीन था। फिर विंग को अपने ऊपर कुछ एहसास हुआ तो उसने देखा तो वाइट रोब था वांग जी का। विंग को जैसे ही एहसास हुआ, पता नहीं क्यों उसका पूरा शरीर जैसे काँप गया। उसने उस रोप को हल्का सा दूर फेंक दिया, क्योंकि डर रहा था, अभी उसे बहुत डर लग रहा था। और जैसे ही वांग जी को भी हल्की सी आवाज़ हुई तो उसकी भी आंखें खुल गई। उसने विंग की तरफ देखा और वो खड़ा हो गया। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग, तुम ठीक हो? तुम्हारे शरीर में दर्द तो नहीं हो रहा? क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर अब विंग के फेस पर कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था कि शायद बहुत देर हो चुकी है। अब विंग को अपनी अंदर से मतलब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी, अपनी कोर की एनर्जी फील हो रही थी। तो मतलब 24 घंटे हो चुके हैं एंड शायद जियांग वो करने में सफल हो चुका है जो वो करना चाहता था। पर वांग जी यहाँ पर क्या कर रहा है? विंग का फेस टोन हो चुका था। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मुझे जियांग राज्य वापस जाना है।
ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ वेंग, पर मुझे लगता है कि पहले तुम्हें थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कोर अभी स्टेबल नहीं है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी अनलॉक हुई है, तो तुम्हें थोड़ा सा। मुझे कुछ नहीं करना, विंग ने वांग जी की बात को बीच में काटते हुए कहा। मैंने कहा कि मुझे जियांग राज्य जाना है, और अब जब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हो चुकी है तो उसके लिए मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए विंग खड़ा होता है और अपनी सुई बियान को समन करता है। सुई बियान को ओपन कर कर वो बस उस पर फ्लाई करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अभी जियांग क्लैन का जो राजकुमार था, जो कि अब लेन क्लैन की होने वाली फुरेन हो चुका था, जियांग चिंग, उसकी जो विदाई है वो जियांग क्लैन से की जा रही थी। वे जियांग चेंग ने अब अपने फेस पर कोई वेल नहीं पहन रखा था, उसका फेस साफ था। उसने न्यू वेडिंग रोब्स तो पहन रखे थे, लेकिन अब उसके फेस पर वेल नहीं था। लेकिन किसी के भी फेस पर कोई भी अनरीडेबल एक्सप्रेशंस नहीं थे, जैसे कि उन्होंने ऐसा नहीं था कि किसी को अचानक शौक लगाओ कि आखिर वी की जगह जियांग चेंग क्या कर रहा है। कल रात ये शौक लगा था लिन शीचेन को, जब वो खुशी खुशी अपनी वेडिंग चैम्बर में गए थे अपने प्यार के साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने वेल हटाया था तो सामने जियांग चेंग था, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा था। जब उन्होंने पूछा तो कल रात की बात उन्हें याद आने लगी। चेंग और लेनशियन दोनों ही किनारे पर आ गए थे, जहाँ से उन्हें बोट से बाज़ार में जाना था, और वहाँ से वो वहाँ से ही वो हॉर्सेस पर जाने वाले थे। तो जियांग चेंग कल रात को याद कर रहा था, जब वो वेडिंग चैम्बर में थे और लेनशियन वहाँ पर आए थे। जैसे ही लेनशियन ने वेल हटाया था तो वो शॉक हो चुके थे। लेनशियन ने जियांग चेंग की तरफ देखते हुए पूछा, जियांग वायन, तु, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ये क्या मजाक है? क्या क्या जियांग क्लेन का कोई रिचुअल है कि विंग कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर जियांग चेंग खड़ा हो गया और उसने अपने सिर को झुका लिया। वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था, उसकी मुट्ठियाँ बीची हुई थी। उसने अपनी मुट्ठियों से अपने रोब्स को टाइटली होल्ड कर रखा था। उसने बहुत ही धीरे से आवाज़ में कहा, विंगा नहीं है। ये सुनकर धनशन ने कहा, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं है? कहाँ गए हो? ये सुनकर जियांग चेंग ने कहा, वो वो शादी नहीं करना चाहते थे। ये सुनकर लेनचेन शॉक हो गए। उसने जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहा, जियांग वायन, आप ये क्या बोल रहे हो? विंग ये शादी करना चाहता था, वो शादी से खुश था, तुम ये कैसे कर सकते हो? यह सुनकर जियांग चेंग ने लेनचेन की तरफ देखा और कहा, सेकंड मास्टर लेन, मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। कल रात तक सब कुछ ठीक था। मैं खुद गागा के रूम में गया था और वो खुश थे। लेकिन अगली सुबह जब हम वहाँ पर गए तो गागा वहाँ पर नहीं थे। हमें बस उनका लेटर मिला और उसमें लिखा हुआ था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उसमें लिखा हुआ था कि शायद लेनशेन उन्हें समझेंगे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आप लोग आ चुके थे और दोनों सेक्स की इज्जत बचाने का बस एक ही रास्ता था कि गा इसीलिए माँ ने गा की जगह मुझे ब्राइड बना दिया। ये सुनकर लेंशन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो सेकंड प्रिंस जियांग, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद विंग से पूछा था कि वो शादी करना चाहता है या नहीं, और उसने हाँ कहा था, वो नहीं जा सकता। तभी जियांग चेंग ने कहा, हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गगा ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो शादी नहीं करना चाहते थे। वो इसीलिए वो यहाँ से चले गए। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये लेटर देख सकते हो। ये बोलकर जियांग चेंग ने अपने रोब्स में से उस लेटर को निकाला और लेंशन को देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आपको गगा की जो हैंड राइटिंग है वो पता होगी, आप देख सकते हो ये लेटर गगा ने ही लिखा था और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते थे। वो इस चीज़ के लिए कभी तैयार थे ही नहीं। ये सुनकर लेनशेन भी उस लेटर की तरफ पढ़ने लगा। जैसे जैसे लेटर पढ़ रहे थे, लेनशेन का पूरा शरीर कांप रहा था, उनका फेस धीरे धीरे कोल्ड हो रहा था।
उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिट्रेड किया गया हो। उन्होंने विंग से पूछा था कि अगर विंग अभी कंफर्टेबल नहीं है तो वो इसे मैरिज को डिले कर सकते हैं, लेकिन विंग ने खुद कहा था कि वो शादी करना चाहता है। तो अब उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब छोड़ छाड़ कर ऐसे एन वक्त पर जाने की। विंग ने सिर्फ लेंसचेन की नहीं बल्कि वायन की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लेंसचेन जियांग विंग से प्यार करते हैं और अब उनकी शादी जियांग वायन से हो चुकी है। जियांग वायन ने सिर्फ उन लोगों की इज्जत बचाने के लिए शादी की है। अगर जियांग वायन यह नहीं होता तो पता नहीं कल लेनशन के बारे में सब लोग क्या बोल रहे होते कि क्या पता लेनशन में क्या खराबी है, इस वजह से उनका ओमेगा भाग गया है। एक दूसरे से प्यार करते हुए भी लेनशन विंग लेनशन के साथ नहीं रहा है, पता नहीं क्या करता। लेकिन जियांग वायन ने उन लोगों की इज्जत बचा ली है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर कर। लेनशन जैसे उनका फेस कोल्ड हो चुका था, वो कुछ सोच रहे नहीं चाहते थे। लेनशन ने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, जियांग वायन, आपने जो भी मेरे लिए किया है मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, लेकिन मुझसे आप कोई भी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि विंग ने भले ही मुझे धोखा दिया हो लेकिन मैंने उससे प्यार किया था। इसीलिए मैं आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग चेंग लेनशन के पास आए और उन्होंने जियांग लेनशन की तरफ देखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ गलती मेरे गागा की है, मेरे काका ने गलती की है, इसलिए मैं समझता हूँ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ार करूँगा। यह सुनकर लेनशन बस वहाँ से बाहर चले गए थे। जियांग चेंग यही सब सोच रहा था और अब उसे डर भी लग रहा था। उसे नहीं पता था कि अचानक बारिश होने लगेगी। उसे तो लगा था कि कल शाम को ही वो यहाँ से निकल जाएंगे तो जो कुछ भी होगा वो प्लेन्स के बीच में रहेगा। लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि 24 घंटे हो चुके हैं, अगर विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ गए तो विंग यहाँ पर आ सकता है, और अगर विंग यहाँ पर आ गया तो उसका सच सामने आ जाएगा। वो यही सब सोच रहा था। धीरे धीरे वो लोग उस किनारे पर आ चुके थे जहाँ से उन्हें बोट में चढ़ना था। तभी वहाँ पर 2 लोगों की एंट्री हुई और उन दोनों के जैसे ही वो लोग बोट से नीचे उतरे थे वहाँ पर उन दोनों के बूट्स की आवाज़ हुई थी और ये देखकर सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए। वैसे तो और जितने भी मेहमान थे वो तो अपने अपने क्लेन के लिए निकल चुके थे, सुबह जल्दी ही वो निकल चुके थे। बस लेन क्लेन के कुछ डिस्पल्स थे, लेन चिरेन था और लेनशेन और जियांग चेंग थे। ऊपर से यहाँ पर जियांग यानली, फेंग मियान एंड मैडम यू थी। साथ ही जियांग राज्य के जो लोग थे वो भी विंग को विदा करने आए थे। वैसे विदा करने तो आए थे विंग को, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। कुछ लोग तो बहुत दुखी थे क्योंकि लोग विंग को पसंद करते हैं। विंग एक बबली नेचर का है, एक चुलबुला है, तो वो केयर फ्री है, वो इधर से उधर घूमता रहता है, लोगों से अच्छी तरह से बात करता है, मुस्कुराता रहता है, इंटरेक्शन लोगों के साथ उसका अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि सभी लोगों को पसंद नहीं आ सकता, कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज़ हो सभी लोगों को पसंद नहीं आती। तो कुछ लोग थे जिन्हें विंग पसंद नहीं था क्योंकि वो लोग कुछ पुराने ख्यालात के थे। तो विंग एक ओमेगा को अल्फा के साथ बीटा के साथ फ्लर्ट किया करता था, तो ये चीज़ उन लोगों को पसंद नहीं थी। इसलिए विंग की जो इमेज थी उनकी नज़र में ऐसी बनी हुई थी कि विंग एक कहूँ शॉर्ट उसमें कहूँ तो जैसे कैरेक्टरलेस ओमेगा है। पता नहीं उसे लेन क्लेन का होने वाला जो किंग है उसने उससे कैसे प्यार हो गया विंग को उससे, और कैसे वो इंसान इससे शादी करने के लिए मान गया, क्योंकि इसके इसलिए तो वो लोग जानते हैं। तो वो लोग खुश थे कि विंग फाइनली यहाँ से जा रहा है, क्योंकि कुछ जो औरतें थी उन्हें ऐसा लगता था कि विंग खूबसूरत था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये ओमेगा हमारे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करता है तो ये कहीं ना हमारे हस्बैंड को छीन ना ले। तो ज़्यादातर ओमेगा ही विंग से इनसिक्योर रहती थी, जबकि विंग किसी को इंटेंशंस थी नहीं, वो बस फनी नहीं, वो बस अपने मज़े के लिए फ्लर्ट किया करता था, वो भी ज़्यादा सीरियस नहीं करता था, वो बस मजाक करता था। लेकिन उन ओमेगाओं की जेलसी विंग को लेकर बहुत ज़्यादा ही थी। एक तो विंग की अपनी मदर नहीं होने के बावजूद मैडम यू ने विंग को सगी माँ से ज़्यादा प्यार किया है, तो लोग जेलस होते थे इनके बॉन्ड को देखकर। इसीलिए कुछ ओमेगास जो थी वो आई थी विंग को विदा करने के लिए, लेकिन जब उन्हें विंग की जगह जियांग चेंग दिखा तो वो भी कन्फ्यूज्ड थे। वहीं वो लोग जो किनारे की तरफ आ रहे थे तो वो लोग अपनी जगह पर ही रुक गए और उन्होंने भी सामने की तरफ देखा। अब सभी लोग सामने की तरफ देखकर शॉक थे, सभी लोग अपनी जगह पर स्टिफ हो चुके थे। लेनचेन जियांग चेंग ऑफ कोर्स बहुत बुरी तरीके से डर गया था। लेनचेन शांत तो थे लेकिन शौक उनके फेस पर भी था। साथ ही फेंग मियान ने जैसे ही विंग को देखा
उन्हें जैसे सांस में सांस आई और जब सुबह उन्हें पता चला था कि लेनशन की शादी जियांग चेंग के साथ हुई है, विंग का वो लेटर मिला है जिसमें विंग ने कहा है कि वो शादी नहीं करना चाहता, वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता, वो लेनशन से शादी नहीं करना चाहता। तो फेंग मियान को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। विंग ऐसा कर ही नहीं सकता था, लेकिन अभी वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि बात उसके बेटे की लाइफ की थी। कुछ भी हो, जियांग चेंग की शादी लेनशन के साथ हो सकती थी। अगर वो ज़्यादा कुछ करते तो शायद ये लोग जियांग चेंग को छोड़कर भी चले जाते, तो फिर जियांग चेंग की लाइफ बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है। इसलिए फेंग मैन ने कुछ ज़्यादा बवाल किया नहीं, लेकिन उसे विंग की चिंता हो रही थी। और जैसे ही उन्होंने विंग को देखा, वो तुरंत दौड़कर विंग के पास गए और उन्होंने विंग को हक करते हुए कहा, आशियान बेबी तुम कहाँ थे? तुमने तो मैं डरा दिया था, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। ये सुनकर विंग ने अपने फादर की तरफ देखा। विंग से कल रात से एक अजीब सी ठंड, अपनी अजीब सी कोल्डनेस अपने हार्ट के अंदर फील हो रही थी। जैसे उसे अपने फादर की वो एम्ब्रेंस मिली, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे जैसे पेन में उसके आंसू बाहर निकलने लगे, लेकिन उसने अपने आंसू को पोंछा। फेंग मैन ने विंग को ऊपर से नीचे तक देखा। विंग के सिर पर वांग जी का भी वो जो रुमाल था वो बंधा हुआ था। विंग के चोट लगी हुई थी। विंग जो कपड़े थे वो भी हल्के हल्के सूख गए थे, लेकिन फिर भी गिले थे। विंग के पूरे बाल भी गीले थे, उसके फेस पर आ रहे थे। विंग के लिप्स ड्राई थे, हल्के हल्के से ब्लू हो रहे थे, ठंड में होते हैं ना वैसे वाले। और साथ वांग जी खड़ा हुआ था जिसने भी अपना आउटर रोब पहन रखा था, लेकिन वो आउटर रोब गंदा लग रहा था। ये सब देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वहीं विंग जिसकी नज़र सिर्फ जियांग चेंग पर टिकी हुई थी, वो अपने फादर को साथ ही सामने की तरफ आ रहा था और वो अब जियांग चेंग के सामने खड़ा हुआ था। तभी जियांग यानली आ गया और उसे भी विंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, शान गागा अब कहाँ चले गए थे? यह सुनकर विंग ने जियांग चेंग की आंखों में देखते हुए कहा, जो कि अब विंग से अपनी आंखें चुरा रहा था, ये बात आप सब लोग अगर जियांग चेंग से पूछेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये अच्छी तरह से जवाब दे पाएगा। ये सुनकर जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखा, जो जियांग चेंग की आंखों में गिल्ट तो था और उसे डर भी था। वो विंग को हार्म नहीं करना चाहता था। हाँ, वो विंग से प्यार करता है, वो शिचेन से प्यार करता है, लेकिन विंग उसका भाई है। वो एक पल के लिए गुस्से में आ गया था, इसलिए उसने विंग को इतना हर्ट कर दिया, लेकिन वो विंग से प्यार करता है। लेकिन अब जब वो विंग को ऐसे देख रहा है तो उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, उसे बुरा लग रहा है। और अब उसे पता है कि जैसे ही सच्चाई सामने आएगी लेनशन उसे ठुकरा देंगे, इसलिए उसे बहुत बुरी तरीके से डर लग रहा था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग मुझे कैसे पता होगा कि तुम कहाँ थे? ये सुनकर विंग ने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, जियांग वाइयन अब तो अपना ये नाटक बंद कर दो, अब तो सबके सामने सच्चाई बता दो, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनकर जियांग चेंग ने विंग की तरफ देखा। तभी लेन क्लेन में से ही एक लड़की बोली, आप हमारी होने वाली लेन फ्रेंड्स से बात नहीं कर सकते। एक तो गलती तुमने की, तुम शादी के दिन यहाँ से भाग गए और हमारी लेन फ्रेंड ने दोनों सेक्स की इज्जत बचाने के लिए अपनी लाइफ दांव पर लगा दी, और तुम में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम उनके सामने खड़े होकर ये बात पूछ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये सुनकर विंग ने उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की का नाम लेन लिंग था। एक्चुअली ये जो लड़की है ये लेन वांग जी को पसंद करती है। ये एक ओमेगा है एंड लेन क्लैन से ही बिलोंग करती है। वो वांग जी को बचपन से पसंद करती है, वो उससे प्यार करती है, लेकिन वांग जी ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब विंग क्लाउड से पढ़ने के लिए आया था तो वांग जी ने उससे दोस्ती कर ली एंड कोई देख पाया न देख पाया हो, लिंग ने ज़रूर देखा था कि वांग जी किस तरह से विंग को देखता है, और इस चीज़ ने विंग के लिए उसके दिल में एक नफ़रत पैदा कर दी थी। और अब जब उसे विंग पर इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल रहा है, विंग को नीचा दिखाने का मौका मिल रहा है, तो वो वांग जी के सामने से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि वो वांग जी की नज़रों में ऊपर उठ सके। तभी विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम कोई नहीं होती हो मेरे और मेरे भाई के बीच में बोलने वाली। ये सुनकर लिंग ने कहा, हम बोल सकते हैं क्योंकि अब वो सिर्फ आपका भाई नहीं है, बल्कि वो हमारे होने वाले कुल प्रमुख का हस्बैंड है। आप तो सब छोड़ छाड़ कर चले गए थे, पता नहीं किसके साथ गए थे और पूरी रात आपने कहाँ बिताए हैं, लेकिन
इन्होंने हमारे सेक्ट्स की इज्जत बचाई है एंड आप उनसे इस तरह से बात नहीं करते, गलती आपने की है और अभी भी आप जवाब उनसे मांग रहे हो। ये सुनकर वीइंग ने उसकी तरफ देखा और वो बस जियांगचेंग की तरफ देखे जा रहा था। उसे इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस जियांगचेंग से जवाब चाहता था। लेकिन तभी लीइंग ने कुछ लोगों को इशारा किया और जैसे इशारा किया गया और उन लोगों ने बस नोट किया और अचानक ही जो भीड़ शांत थी वहाँ से आवाज़ें शुरू आने लगी। हाँ हाँ, पता नहीं ये विभूषण अपनी पूरी रात किसके साथ बिता कर आया है। तभी एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी गई। हाँ, हम लोग यहीं के हैं, हम इसे जानते हैं, ये तो पता नहीं कितने एल्फ़ा के साथ फ्लर्ट करता रहता है, ये ऐसा ही है, इसलिए एक एल्फ़ा के साथ रुक कैसे सकता है। शायद इसीलिए कल रात कोई इसका एल्फ़ा कोई दूसरा एल्फ़ा आ गया होगा, इसीलिए उसके साथ चला गया और इसे लगा होगा कि रात बिताने के बाद ये वापस आएगा और इसके अलावा लेंशन किससे शादी कर सकता है। और भी बहुत सारी बातें वेंग के खिलाफ की जा रही थी। तभी वांग जी ने आगे आते हुए कहा, एनफ। वांग जी की वो डीप डोमिनेटिंग आवाज़ जैसे ही चारों तरफ गूंजी थी, सभी लोग शांत हो चुके थे। वांग जी ने उन सबकी तरफ देखा, स्पेशली लीइंग की तरफ देखते हुए कहा, वीइंग कल रात मेरे साथ था, अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो तो सवाल मुझसे पूछो। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए क्योंकि वांग जी को कौन नहीं जानता, आखिर लेन वांग जी सेकंड यंग मास्टर है, ऊपर से लेंग की बोलती बंद हो चुकी थी। तभी सभी लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे। वहीं वीइंग ने शिचेन की तरफ देखा और कहा, शिचेन। पर तभी अचानक ही लेन शिचेन ने जियांगचेंग की वेस्ट में अपना हाथ डाला और उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहा, आपके लिए अब मैं यंग मास्टर लेन हूँ, क्राउन प्रिंस। ये सुनकर वीइंग ने लेनशिचेन की तरफ देखा। वीइंग की आंखों में हर्ट था। लेनशिचेन ने वीइंग की तरफ देखते हुए कहा, राजकुमार जियांग, अगर आपका हो गया हो तो प्लीज़ हमें लेन क्लेन जाने दीजिए, क्योंकि मैं अपने ओमेगा को यहाँ पर वेट नहीं करवाना चाहता। यह सुनकर वीइंग ने लेनशिचेन की तरफ देखा। वीइंग को सच में बिट्रेयल फील हो रहा था। क्या लेनशिचेन ने सच में जियांगचेंग की बातों पर भरोसा कर लिया? और आखिर जियांगचेंग ने ऐसा कहा क्या है? इसलिए उसने जियांगचेंग की तरफ देखा और कहा, वाइयन, आखिर तुमने क्या झूठ बोला है? वो झूठ मैं भी तो सुनूं, ताकि मैं भी खुद को यकीन दिला सकूं कि मेरा भाई आखिर किस हद तक जा सकता है। प्लीज़ वो झूठ मुझे भी सुनाओ कि मेरे बारे में तुमने इन सबको क्या बताया है। यह सुनकर जियांगचेंग ने वीइंग की तरफ देखा। वो पूरी तरीके से काँप रहा था। उसने काँपते हुए कहा, गग्गा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर वीइंग ने कहा, तुम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हो वाइयन? तभी किसी की आवाज़ फिर से आई, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है? तुम पूरी रात सेकंड मार्शल लेन के साथ बिता कर आए हो। पता नहीं कब से तुम दोनों के बीच में ये सब चल रहा था। एंड मैं सेकंड मार्शल लेन को कोई भी उन पर इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग तुम्हें जानते हैं कि तुम किस तरह के ओमेगा हो। शायद तुम्हें तुम्हारा एक भाई से मन नहीं भरा, इसलिए तुम दूसरे भाई के साथ। तभी लेंचरिन की आवाज़ गूंज पड़ी, शांत। और जैसे ही लेंचरिन की आवाज़ गूंजी थी, सभी लोग शांत हो चुके थे। लेंचरिन इस सारे ड्रामों को बहुत देर से देख रहे थे। उन्हें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन उसे एक बात अच्छी तरह से पता है कि वीइंग उसकी दोस्त का बेटा है एंड वो वीइंग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से ये लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है और वो अपने नेफ्यू को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वांग जी अपने डिस्पल्स का पक्का है, तो अगर कुछ हुआ है तो इसका कोई रीज़न हुआ होगा। अगर वीइंग और वांग जी एक साथ थे तो इसका भी कोई रीज़न होगा। लेकिन अभी इन लोगों का मुंह चुप कराना होगा और वांग लेनचेन के पास बस एक ही रास्ता है इसका मुंह बंद करवाने के लिए। इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी। वांग जी से अपने अंकल की तरफ देखा। लेनचेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम और विभूषण कल पूरी रात एक साथ थे? ये सुनकर वांग जी ने लेनचेन की तरफ देखा। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उसके फुर्शिन ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तभी वांग जी ने बस नोट किया। लेनचेन ने कहा, तुम लोग कल रात एक साथ थे, तुम एक अल्फ़ा हो एंड विभूषण एक ओमेगा है। कल शादी में क्या हुआ उसको भूल जाते हैं, लेकिन अभी जो हुआ है उस पर हमें ध्यान देना होगा। तुम दोनों पूरी रात एक साथ थे, इसीलिए
वांग जी अपना फोरहेड रिबन निकालो। ये सुनकर वांग जी ने शॉक होकर अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, फादर। तभी लेंचरेन ने कहा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। मैं लेन क्लेन का कुल प्रमुख और लेन वांगजे और लेनस्टेन का फादर होने के नाते जियांग फेंगमियान से विभूषण का हाथ अपने बेटे लेन वांगजी के लिए मांगता हूँ। यह सुनकर मैडम यू और फेंगमियान दोनों ही शॉक थे, लेकिन कहीं ना कहीं फेंगमियान समझ रहे थे कि लेनचरेन ये क्यों कर रहा है, इसलिए ना चाहते हुए उन्हें नोट करना पड़ा। वांग जी ने भी ना चाहते हुए भी अपने रिबन को निकाला और विंग के हाथ में बस लगा टाई कर दिया, लेकिन विंग जिसके रूह जिसे अंदर तक कांप रही थी वो बस जियांगचेंग एंड लेंशेन को ही देखे जा रहा था। विंग ने अपनी नज़रों को थोड़ा हल्का सा घुमाकर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं नहीं 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 कर। ये बोलते हुए विंग की आंखें फिर से भारी होने लगी एंड वो इससे पहले कि बेहोश हो पाता वांग ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तो हे एवरीवन, आज का ये पार्ट यही एंड होता है। आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड क्या आप में से कोई विंग की फीलिंग समझ सकता है कि अपने ही प्यार से धोखा मिलने के बाद क्या कैसा लगता है, या फिर जियांगचेंग ने भी विंग को धोखा दिया था। तो आप क्या, अगर आप खुद भी इनकी जगह होते तो आप कैसा फील करते, तो प्लीज़ अपना जो कमेंट है वो ज़रूर बताना। एंड अब आपको क्या लगता है, विंग लेंचेन से इतना प्यार करता है, उसकी शादी वांग से ऑलमोस्ट हो ही गई है, लेन क्लेन का रिबन विंग के हाथ में बन चुका है, तो अब उनकी लाइफ जो क्या मोड़ लेने वाली है। क्या कभी सच किसी के सामने आएगा कि जियांगचेंग ने विंग के साथ क्या किया है, या फिर इसमें सिर्फ जियांगचेंग ही शामिल है, या फिर कुछ कोई और भी शामिल है। आप अपने जो थॉट्स है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ, और जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा। एंड रही बात इस एनिवर्सरी फेस्ट की, तो 1-2 दिन में मैं इसका वीडियो भी लेकर आ जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना, प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना। कमेंट शेयर करना मत भूलना, अपने थॉट्स जितने भी लोग देखते हैं प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर किया करो, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर किया करो, क्योंकि मुझे आप जब शेयर करते हो तो मुझे आपके पर्सपेक्टिव का पता चलता है कि आप स्टोरी को किस एंगल से देख रहे हो। तो प्लीज़ अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।